इन 8 सालों में अन्निका ने अपनी मेहनत और जिद के बदौलत न सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, बल्कि अब वो एक प्रसिद्ध सर्जन बन चुकी थी। कुणाल ने जिस मोटी अन्निका को देखकर मुंह बनाया था, शायद आज वो उसे पहचान भी ना पाए। अन्निका को अब हर समय अपने पापा के गुस्से की चिंता नहीं रहती थी। इस तनाव से छुटकारा मिलने का नतीजा ये हुआ कि अन्निका अब जिंदगी खुलकर जीने लगी थी। वो सुबह सैर पर जाती, जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करती थी। बिना किसी जिम जाए सिर्फ तनाव मुक्त रहकर अन्निका ने 45 किलो वजन घटा लिया था। ये सब सोचते सोचते वो कब अंदर आ गई अन्निका को पता ही नहीं चला। गौतम की सेक्रेटरी ने उससे उसका नाम और काम पूछा और अंदर चली गई। 10 मिनट बाद वो अन्निका को उसके पापा के कैबिन में ले गई। गौतम गुलेरिया सामने बैठा था। चेहरे पर वही रौब था, आंखों में आज भी वही डरा देने वाली चमक। उसने अन्निका की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, पर कैसे जान पाता कि वो उसकी अन्निका ही थी। कभी उसकी तरफ प्यार से जी भर के देखा होता तो शायद उसका चेहरा, उसके नैन नक्श याद होते उसे। डॉक्टर अमृता, गौतम ने अन्निका को ध्यान से देखते हुए कहा। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर गुलेरिया, मैं आपसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने आई हूँ, आपकी बेटी अन्निका के बारे में। अन्निका ने बिना किसी शिकन के अपनी बात रखी। अन्निका का नाम लेते ही गौतम के चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था, पर अपने आप को संभालते हुए और उदासी का नाटक करते हुए वो बोला, अन्निका अब इस दुनिया में नहीं रही। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। मैं और मेरा परिवार आज भी इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसने एक सांस में जवाब दिया। गौतम की बेचैनी उसकी बातों में साफ झलक रही थी। क्या हुआ था उन्हें? सहानुभूति आवाज में अन्निका ने उनसे पूछा। इससे पहले कि गौतम को जवाब दे पाता, कामनी धड़धड़ाती हुई ऑफिस में घुस आई। पापा, अन्निका जिंदा है। कामनी हड़बड़ाती हुई बोली। कुछ भी बकवास मत करो, गौतम ने कामनी को डांटते हुए कहा। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो मर चुकी है। क्या पता उसमें जीने की इच्छा बाकी हो सकता है अन्निका अपने प्यारे पापा के लिए ही जिंदा हो। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए सामने बैठी अन्निका ने कहा। गौतम और कामनी का चेहरा देखने लायक था, मानो काटूं तो खून नहीं। साफ दिख रहा था कि दोनों कैसे डॉक्टर अमृता के चेहरे में अन्निका की तलाश कर रहे थे, और जब तलाशी पूरी हुई तो दोनों धम्म से पीछे रखी कुर्सी पर बैठ गए। अन्निका, बेटा तुम जिंदा हो? गौतम ने मिश्री से मीठी आवाज में कहा। बेटा, तुम कहाँ थी इतने दिन? एक पल के लिए अन्निका भी दंग रह गई अपने पापा का ये रूप देखकर। मेरा बेटा कहाँ है? अन्निका ने बेरुखी से पूछा। गौतम के ये झूठे आंसू अब अन्निका पर असर नहीं करते। हम सारी बातें घर पर करेंगे बेटा, तुम इतने दिन कहाँ थी? मालूम है मुझ पर क्या बीती? काश गौतम ने झूठा ही सही, पर ये प्यार तब दिखाया होता जब अन्निका को इसकी सच में जरूरत थी। पर आज अन्निका अपने आप को नहीं रोकने वाली। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? अन्निका ने दहाड़ते हुए पूछा। आपने मेरा बेटा मुझसे पैदा होते ही छीन लिया। मुझे मेरा बेटा चाहिए, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि आपने अपनी ही बेटी को मारना चाहा। सोच लीजिए। अन्निका ने अपने अंदर भरे बरसों के गुस्से को बाहर आने दिया। वो बस बोलती चली गई। और ये जिस कंपनी के मालिक होने का आप दम भर रहे हैं, वो कंपनी मेरी माँ की है और इसकी सही उत्तराधिकारी मैं हूँ। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? वो नहीं रहा। गौतम आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले अन्निका बेसुध सी गिर पड़ी। ऐसा दिन भगवान कभी किसी माँ को ना दिखाए। आखिर ये क्या किया गौतम ने? अपनी नफरत में उसने एक मासूम बच्चे का जीवन खत्म कर दिया। अन्निका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा इतने पत्थर दिल निकलेंगे। नफरत उससे थी, शिकायत उससे थी। उसके बेटे ने गौतम का क्या बिगाड़ा था? अन्निका शायद डरकर चुप बैठ जाती, पर डॉक्टर अमृता हार नहीं मानेगी। अन्निका, तुम सुन रही हो? राजलक्ष्मी फोन पर चिल्ला रही थी। गौतम गुलेरिया के ऑफिस से निकलते ही अन्निका ने सीधे राजलक्ष्मी को फोन किया। राजलक्ष्मी अन्निका की बचपन की इकलौती दोस्त थी। उसकी दोस्त होने के अलावा राजलक्ष्मी एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर भी थी। अन्निका ने सोच लिया था,
कि अभी रोने का नहीं, कुछ करने का टाइम है। राजलक्ष्मी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम इस वक्त कहाँ हो? हमें इसी वक्त निकलना है। मैं इससे पहले कि अन्निका अपनी बात खत्म कर पाती, राजलक्ष्मी बीच में बोल पड़ी। अन्निका, रोहित मारवा तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहित? रोहित अन्निका को क्यों ढूंढ रहा है? अपनी उलझनों के बीच उसने रोहित तक दोबारा पहुंचना ठीक नहीं समझा। अन्निका को लगा कि उसकी मुसीबतें उसकी अपनी है। इन सब में रोहित को बीच में घसीटना सही नहीं होगा। अन्निका, तुम सुन रही हो? राजलक्ष्मी ने दोबारा जोर से कहा। रोहित तुम्हारे ही होटल में रुका है। वो फोन बीच में ही कट गया। अन्निका ने सामने देखा तो रोहित एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाए किसी कमरे में जा रहा था। बच्चे की उम्र अमृता की बेटी रिया जितनी ही होगी। अन्निका ने पीछे जाना चाहा, पर रोहित ने बिना देखे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अन्निका के दिल की किसी कोने में टीस सी उठी। उसे पता था कि रोहित पर उसका कोई हक नहीं है, पर फिर भी उसे लगा कि काश रोहित ने उसका इंतजार किया होता। अन्निका और रोहित के बीच की दोस्ती अभी पूरी तरह परवान चढ़ी भी नहीं थी कि गौतम गुलेरिया ने जबरदस्ती अन्निका को घर बुला लिया। उसके बाद दोनों की मुलाकात सीधा डोगरा निवास की पार्टी में हुई थी, और वो भी तब जब अन्निका प्रेग्नेंट थी। रोहित को अंदाजा भी नहीं था कि अन्निका के ऊपर क्या बीती थी। शायद उसे समझाने का कोई मतलब ही नहीं था। अन्निका को डर था कि कहीं रोहित भी उसे कैरेक्टरलेस ना बोल दे। हमारे समाज में बिन बिहाई माँ के लिए कोई जगह नहीं है, और फिर रोहित अन्निका की बातों पर विश्वास करता भी क्यों? अन्निका ये सब सोच ही रही थी कि रोहित के कमरे से एक तेज आवाज आई। आर्यन, आज से तुम्हारा टीवी, वीडियो गेम सब कुछ बंद। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था? रोहित उस छोटे बच्चे को डांट रहा था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आर्यन ने रोते हुए कहा। पता नहीं क्यों उस बच्चे का रोना सुनकर अन्निका का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। अन्निका का मन किया वो दौड़कर आर्यन को गले लगा ले। आर्यन में न जाने क्यों उसे रिया दिखाई दे रही थी। रिया भी इसी तरह रोती थी जब अन्निका उसे डांट दिया करती थी। आर्यन, तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूं? 1000 बार समझाया है कि ये सिटी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम मारवा खानदान के इकलौते चिराग हो। तुम ऐसे अकेले नहीं घूम सकते। लापरवाही की तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए घंटों घर से बाहर रहने की? रोहित गुस्से में मानो उबल रहा हो। इतने छोटे से बच्चे पर इतनी सख्ती। अन्निका को ये सही नहीं लगा। हालांकि वो रोहित की चिंता समझ पा रही थी। जिस शहर में उसके पिता जैसे लोग रहते हो, वहां पर कौन ही सुरक्षित रह सकता है। पापा, वो मेरी ट्यूशन टीचर, वो बात पूरी करने से पहले ही आर्यन फपक कर रो पड़ा। क्या किया ट्यूशन टीचर ने? रोहित ने आर्यन से प्यार से पूछा। उसका गुस्सा अब शायद शांत हो चुका था। उन्होंने कहा कि मैं डफर हूँ और शायद अपनी माँ की तरह हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने और मम्मी ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया है। सच में पापा, क्या हमने आपको इतना परेशान किया है? आर्यन ने एक सांस में जवाब दिया। आर्यन, ऐसा कभी दोबारा मत सोचना। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर से बात करूंगा। ये कहकर रोहित ने आर्यन को गले लगा लिया। पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? आर्यन ने बड़ी मासूमियत से ये सवाल पूछा। बेटा, आप अभी इन सबको समझने के लिए बहुत छोटे हो। अब जब बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। बस मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस पापा। बाप बेटे का प्यार देखकर अन्निका की आंखें नम हो आई। अगर अन्निका का बेटा जिंदा होता तो शायद वो भी इतना ही बड़ा होता। आंसू पोंछते हुए अन्निका अपने कमरे में वापस आ गई। रिया उसका ही इंतजार कर रही थी। अपनी मम्मी को आते देख वो दौड़कर उसके पास आई और कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाकर बोली, अन्निका गुलेरिया, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है अभी? मेरी घड़ी खराब हो गई थी रिया। अन्निका भी बच्ची बन गई थी। इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। रिया ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। अन्निका की आंखें फिर छलक आई। एक रिया ही है जो उसके अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आई है। सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। मम्मा देर से आई हैं, अपना प्रॉमिस भी तोड़ा है, तो क्यों ना हम कल आइसक्रीम खाने चलें? ये सजा सही रहेगी? अन्निका ने भी रिया को उसी की भाषा में जवाब दिया।
आइसक्रीम का नाम सुनते ही रिया बेहद खुश हो गई। रात घिर आई थी और रिया सो चुकी थी। अनिका भी लेटी लेटी यही सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। कुछ हफ्तों पहले उसे रोहित से कोई मतलब नहीं था, वो उसे लगभग भूल ही चुकी थी और अब अचानक बार बार मन में रोहित और उसके बेटे का ही ख्याल आ रहा था। जहां तक अनिका रोहित को जानती है, उस जैसे सुलझे आदमी को छोड़कर कोई औरत क्यों ही जाएगी, और वो भी एक बच्चा होने के बाद। अनिका को तो अंदाजा भी नहीं था कि रोहित की शादी हो चुकी है। राजलक्ष्मी ने तो इसका कभी जिक्र ही नहीं किया था। शादी हुई भी थी या नहीं? अनिका फटाफट रोहित की सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करने लगी। रोहित के जीवन में कोई महिला थी, इस बात का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, किसी लोकल अखबार में भी नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर शादी करता तो उसकी खबर कहीं तो छपती। अनिका को अचानक होश आया, उसे ये क्या हो रहा था? उसे इस बात की इतनी फिक्र क्यों थी कि रोहित के जीवन में कोई औरत है कि नहीं? अनिका और रोहित के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं था, फिर उसे ये बेचैनी किस बात की थी? फिर अनिका को ये कैसी बेचैनी हो रही है? सोचते सोचते अनिका की आंख लग गई। सुबह उठी तो उसने देखा राजलक्ष्मी की 11 मिस कॉल और एक मैसेज था। मैसेज पढ़ा तो अनिका दंग रह गई। मैसेज में लिखा था, तुम्हारा बेटा जिंदा है। अनिका ने तुरंत राजलक्ष्मी को फोन लगाया। राजलक्ष्मी ने जैसे ही फोन उठाया, अनिका चीख पड़ी, कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हें कैसे? अनिका, सब बातें बाद में, तुम अभी के अभी वहां से निकलो, जल्दी, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। राजलक्ष्मी एक सांस में बोलती चली गई, तुम्हारे पापा और दोगरा को मालूम है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। उन्होंने तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे हैं। जल्दी से रिया को लो और वहां से निकलो। अनिका की सांसें मानो थम गई। उसने हड़बड़ी में सोती हुई रिया को अपनी गोद में उठाया और तुरंत कमरे से निकल पड़ी। मगर ये क्या, उसके पापा के आदमी बाहर हॉल में ही खड़े थे। अनिका घबराहट में वापस कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। रिया भी उठ चुकी थी। मम्मी। रिया इससे पहले आगे कुछ बोल पाती, अनिका ने उसका मुंह कसकर अपने हाथ से बंद कर दिया। अनिका अच्छे से जानती थी कि उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों कमरे में ही मौजूद हैं। ये अनिका और उसकी बेटी रिया की जिंदगी का सवाल था। पर तभी अनिका का फोन बज उठा। आवाज सुनकर उसके पापा के भेजे हुए गुंडे दरवाजे के आगे आकर खड़े हो गए। वो अंदर ही हैं। बाहर एक जन ने कहा, दरवाजा तोड़ दो। दूसरे ने जवाब दिया। अनिका रिया को अपनी छाती से लगाए हुए सोच रही थी कि अब वो इस अनहोनी को कैसे टाले। ढूंढो उस औरत और उसकी बच्ची को, दोनों किसी भी कीमत पे यहाँ से बच के नहीं जाने चाहिए। कमरे में खड़ा एक आदमी जोर से चिल्ला रहा था। उसके साथी इधर उधर अनिका और उसकी बेटी रिया को ढूंढने लगे। अनिका अलमारी में छुपी हुई थी। उसने रिया को अपने सीने से लगा रखा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो लग रहा था बाहर खड़े गुंडे कहीं सुन ना ले। अनिका साफ सुन पा रही थी कि वो गुंडे कभी उनको बालकनी में, कभी बाथरूम में, तो कभी पलंग के नीचे तलाश कर रहे थे। अलमारी पर्दे के पीछे थी, इस वजह से शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया था। हवी से पर्दा हिला तो उनके लीडर्स को अलमारी दिखाई दी। वो आदमी कर्कश आवाज में बोला, अनिका, तुम भी जानती हो कि छुपने का कोई फायदा नहीं है। बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जितनी देर तक छुपती रहोगी, मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। ढूंढ तो मैं तुम्हें फिर भी लूंगा, सोच लो। रिया डर के मारे कांप रही थी। एक छोटी सी बच्ची के लिए इतना भयानक हादसा देखना आसान न था। तो तुम यहाँ छुपी हुई हो, वो आदमी अलमारी का हैंडल पकड़ते हुए बोला। इससे पहले कि वो अलमारी खोल पाता, कमरे का दरवाजा धड़ाक से टूट पड़ा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पछताने लायक भी नहीं बचोगे। दरवाजे पर खड़ा आदमी गरज कर बोला। अनिका देखना चाह रही थी कि वहां कौन है, मगर अलमारी के बाहर वो भयानक गुंडा खड़ा हुआ था। तभी कमरे में भयानक शोर हुआ, मानो वहां कोई युद्ध चल रहा हो। एक भारी भरकम आदमी बुरी तरह अलमारी से टकराया, जिससे उसका पल्ला टूट गया। अनिका और रिया अब छुप नहीं सकते थे। मगर ये क्या, सामने 2 आदमी बेहोश पड़े हुए थे। एक के सर से खून बह रहा था। उनका लीडर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद भाग गया। यही सोचते हुए अनिका उस देवदूत को ढूंढने लगी जिसने उसकी जान बचाई। देखा तो रोहित सोफे पर बैठा हाँफ रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था। अनिका भागते हुए उसके पास गई। तुम ठीक तो हो ना? पूछते हुए उसने रोहित का जख्मी हाथ पकड़ लिया। फर्स्ट एड किट नहीं मिली तो रिया का स्कार्फ उसकी चोट पर बांध दिया। रोहित ने बेरुखी से अपना हाथ छुड़ाया और रिया की तरफ देखते हुए बोला, बेटा,
तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रिया ने ना में अपना सर हिलाया और फिर जाकर अपनी मम्मी से चिपक गई। वो अभी भी काफी सहमी हुई थी। थैंक यू रोहित, तुम नहीं होते तो। अन्निका रोहित को थैंक्स बोलना चाह रही थी, पर उसकी पूरी बात सुने बगैर ही वो वहां से चल दिया। रोहित की ये बेरुखी अन्निका को काफी तकलीफ दे रही थी। अगर वो किसी बात से नाराज है तो उस पर गुस्सा करे, चिल्लाए, जवाब मांगे, पर ये बेरुखी इस तरह अजनबियों की तरह व्यवहार अन्निका के दिल को गहरी चोट पहुंचा रहा था। रिया को गोद में उठाए वो रोहित के पीछे भागी। अन्निका रोहित को रुकने के लिए कहती रही, मगर वो चलते जा रहा था। आखिर अन्निका ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। रोहित, तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हो, जैसे कि मुझे जानते ही नहीं हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? अन्निका ने उससे जवाब मांगा। मैं अजनबियों की तरह पेश आ रहा हूँ, रोहित ने गुस्से में कहा। अजनबी नहीं तो और क्या हो तुम? उस दिन जब वो लोग तुम्हें जबरदस्ती वैन में बिठाकर ले गए, तुमने सोचा मुझ पर क्या बीती? मैं दिन रात पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, और तुम अपने पापा के यहाँ लौटकर अपनी जिंदगी मजे से जी रही थी। तुम गलत समझ रहे हो रोहित, सुनो मेरी बात। अन्निका ने रोहित को समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनना समझना, रोहित ने छटक कर कहा। उसने पहले रिया की तरफ देखा और फिर अन्निका को देखकर कहा, जैसे कि तुम देख ही सकती हो कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। कहता हुआ रोहित सामने वाले रूम में चला गया। अन्निका बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही कि एक बार वो उसकी बात सुन ले। रोहित, तुम नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीती है, मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी बात सुनो तो सही। अन्निका 10 मिनट तक बेबस वहां खड़ी रही। किसी को बाहर ना आता देख आखिरकार उसने हार मान ली और रिया को लेकर वहां से चली गई। राजलक्ष्मी के घर पहुंचते ही अन्निका ने चैन की सांस ली। रिया अभी भी डरी हुई थी। उसको प्यार से गले लगाकर अन्निका ने समझाया, बेटा हम ठीक हैं। मम्मी आपसे प्रॉमिस करती है कि वो आपको कभी कुछ नहीं होने देगी। आपको मम्मी पर भरोसा है ना? रिया ने हाँ में अपना सर हिलाया और अपनी मम्मी के पास जाकर चिपक कर लेट गई। राजलक्ष्मी कमरे में आई तो वो परेशान सी लग रही थी। रिया सो चुकी थी, इसलिए वो दोनों हॉल में जाकर धीरे से बात करने लगे। अन्निका, तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तुम जो काम करने के लिए आई हो वो करो और जल्दी से यहाँ से लौट जाओ। तुम यहाँ सेफ नहीं हो, यहाँ से लौट जाओ बिना अपने बेटे को ढूंढे। अन्निका ने मुड़कर सोती हुई रिया को देखा। अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में कहीं वो रिया को ना खो दे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल लैपटॉप के सामने अपना सर पकड़कर बैठा था। स्क्रीन पर अन्निका की फोटोज थी, उसके नए रूप में। कुणाल की समझ के परे था कि आखिर कोई इतना कैसे बदल सकता है। एक टाइम था जब वो अन्निका से बेहद प्यार करता था, पर वो अचानक कुणाल की जिंदगी से गायब हो गई थी और अब लौटी है इतने साल बाद किसी अनजान की तरह। तभी कामनी वहां पर आ गई। लैपटॉप पर अन्निका की फोटोज देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने तुरंत लैपटॉप उठाकर फेंक दिया और गुस्से में चीखी, तुम मुझे लेने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ अर्जेंट काम आ गया था, कुणाल ने बेरुखी से जवाब दिया। वो अन्निका वापस लौट आई है। मम्मी पापा काफी परेशान हैं, पर मैंने उन्हें तसल्ली दे दी है कि एक बार हमारी शादी हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? कामिनी ने कुणाल की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। उसे काफी डर लग रहा था, अन्निका के आने से कुणाल कहीं पलट ना जाए। कामिनी को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी थी। कुणाल उठ खड़ा हुआ, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और कुछ जवाब दिए बिना ही वहां से चल दिया। उधर रोहित अपने कमरे में बेहद परेशान घूम रहा था। वो बार बार सनी को कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पास ही आर्यन बैठा हुआ था। आर्यन, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। सनी चाचा कहीं बिजी है, फ्री होते ही आ जाएंगे। तुम कुछ देर यहीं बैठो, और हाँ, सनी चाचा के अलावा किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना, ओके? रोहित ने आर्यन को समझाते हुए बोला। ओके, आर्यन ने सर हिलाकर जवाब दिया। पापा, आपको डॉक्टर अमृता मिल गई? आर्यन के इस सवाल ने रोहित को बेचैन कर दिया। आखिर यही तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। डॉक्टर अमृता ही थी जो उसकी दादी का इलाज कर सकती थी, मगर वो डॉक्टर अमृता को नहीं ढूंढ पा रहा था। अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएंगी, आई प्रॉमिस।
रोहित ने आर्यन को तसल्ली दिलाई। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।